जय हिंद मेरे नौजवान साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम सिस्टमैटिकली अपने पढ़ाई में आप लोग लगे होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम तक पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में, और दर्पण का जो प्रकार होता है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और हो सके तो इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उन सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो बनाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, चलिए हेडिंग में लगा लीजिए दर्पण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मिरर। तो आपको हेडिंग में लगाना है दर्पण। हेडिंग में लगा लीजिए एकदम दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मिरर। प्यारे साथियों, आखिरकार दर्पण होता क्या है, दर्पण कहते किसको है, सबसे पहले ये बात समझिए। देखिए इधर, दर्पण वह होता है जो प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से करता है। न तो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा करेगा, न तो कम करेगा, यानी जितना आवश्यकता रहेगा उतना ही करेगा। यानी दर्पण वह होता है जो प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से करता है, यानी कि नियमानुसार करता है। तो आप इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको यहां पर लिखना है कि दर्पण वह है, दर्पण वह है, दर्पण वह है जो प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से करता है, नियमित रूप से करता है। प्यारे साथियों, दर्पण को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको समझ करके रखना है कि दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको समझ करके रखना है कि दर्पण का जो प्रकार होता है, दर्पण जो है यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? तो यह दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्त, पहला जो होता है जिसको कहते हैं हम लोग समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, वो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब एक एक करके दोनों दर्पण को समझते हैं कि क्या होता है समतल दर्पण और क्या होता है गोलीय दर्पण। देखिए इधर, सबसे पहले हम समतल दर्पण में आपको समझाए, तो ध्यानपूर्वक समझिए इधर कि आखिरकार समतल दर्पण होता क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। आखिरकार क्या होता है समतल दर्पण, क्या होता है प्लेन मिरर, इन बातों को आप समझिए। मेरे दोस्त, समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह जो है पूरा पूरी समतल हो, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो समतल होना चाहिए। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। एकदम सिंपल वे में आप कह सकते हैं। तो आपको बस लिखना है वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या होना चाहिए? तो समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। प्यारे साथियों, अब देखिए, परीक्षा में समतल दर्पण का परिभाषा तो बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन समतल दर्पण का फीचर्स पूछा जाता है। यानी प्लेन मिरर का क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या विशेषता होता है। यह टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण है कि समतल दर्पण का क्या क्या विशेषता हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, आप हेडिंग में लगा लीजिए समतल दर्पण की विशेषताएं। आपको हेडिंग में लगा लेना है समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता, विशेषताएं।
आपको समतल दर्पण की कुछ विशेषता समझ करके रखना है कि क्या होता है आखिरकार समतल दर्पण की विशेषता। एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, लिख लिख करके पढ़ाया जाएगा। बस आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जैसे हम यहाँ पर आपको नोट करवा रहे हैं, आप एक एक बातों को नोट कीजिए ताकि आप भी 2027 में पेपर के खोपड़ी में डायरेक्ट छेद कर सके। तो समतल दर्पण की क्या विशेषता हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? तो समतल दर्पण की बहुत सारी विशेषता होती है। सबसे पहले समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी इमेज बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्यारे साथियों, दूसरा पॉइंट आपको समझ कर रखना है कि वस्तु को अगर हम दर्पण के सामने में जितना दूरी पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। वस्तु को दर्पण के सामने में जितना दूरी पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। प्यारे साथियों, एक और बात समझ करके रखना है कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और हम आपको यह भी बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, यानी इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। यह बात आपको समझ करके रखना है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे साथियों, वह अनंत होता है। यह बात आपको समझ करके रखना है। जैसे हम लोग घर में जिस आईने का प्रयोग करते हैं, जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वह प्रायः समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम अभी आपको आईना ला करके दिखा देते हैं कि किस तरह से समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग जो है घर में करते हैं। चलो आईना लाओ इधर, देखिए। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास यह घरेलू परिपथ में प्रयोग करने वाले आईना है। अब इस आईना का प्रयोग हम जो है किस तरह से समतल दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं, इस तरह से देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम आपको क्या बताएं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे में। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मेरा चेहरा जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के आगे थोड़ी ना बन रहा है, दर्पण के पीछे में, यानी हम आपको जो है दर्पण के पीछे में दिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मार्कर को हम दर्पण के आगे जितना नजदीक में रखेंगे, वस्तु को जितना नजदीक में रखेंगे दर्पण के आगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही नजदीक में बनेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको दूर करते जा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पर आकर के बन रहा है। यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर जो है वस्तु रखा जाता है। और प्यारे साथियों, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है। ये बात आपको समझ करके रखना है। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा। हम आपको उल्टा थोड़ी दिख रहे हैं, इसमें देखिए एकदम सीधा दिख रहे हैं। यानी हम इसमें पूरा पूरी जो है एकदम सीधा है, उल्टा नहीं है। अगर उल्टा रहते तो सर नीचे और पैर मेरा ऊपर रहता, या पीठ आगे रहता और मेरा जो है मुख पीछे रहता। तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और ये बात आपको याद रखना है। तो ये है समतल दर्पण का फीचर्स, समतल दर्पण का विशेषता। तो हम आईना को रख देते हैं। अब फिलहाल जो जो हम आपको बताए उसको एकदम नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या आपको लिखना है समतल दर्पण की विशेषता में? सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बात मेरे प्यारे साथियों, देखिए प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेरा हाइट जो यहाँ पर 5.5 फुट है, तो आईना के अंदर में जाने के बाद मेरा हाइट 2 फुट हो जाए, मेरा हाइट 10 फीट हो जाए। यानी कि बढ़ता घटता नहीं है। यानी प्रतिबिंब का जो आकार होता है, यानी वस्तु का जो आकार होता है, वही जो है प्रतिबिंब का भी आकार होता है। यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। ये बात आपको समझ करके रखना है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के, बिंब के आकार के, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? तो बराबर होता है।
ये बात आपको समझना है। नेक्स्ट बात क्या हम आपको बताएं, तीसरा पॉइंट कि वस्तु को दर्पण के आगे जितना दूरी पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। तीसरा बात आपको लिखना है कि वस्तु दर्पण के आगे जितना दूरी पर रहता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। ये बात आपको समझ करके रखना है। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा बात आपको याद रखना है, इसमें काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब बनता है। और लास्ट में आपको याद रखना है पांचवा पॉइंट कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। याद रखना है लास्ट में इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ये बात आपको समझ करके रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। समतल दर्पण की विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब यानी वस्तु दर्पण के आगे जितना दूरी पर रहता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है, और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और लास्ट में आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। चलिए अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। देखिए अभी हम आपको बताएं कि दर्पण जो है यह दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है तो गोलीय दर्पण होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, वो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यारे साथियों उत्तल दर्पण और एक होता है प्यारे साथियों अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर और प्यारे साथियों अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। चलिए मिरर नहीं लिखिए यहां पर क्योंकि हम दर्पण नहीं लिखे आगे में, यानी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब देखिए एक एक करके समझते हैं क्या होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण। पहले समझिए गोलीय दर्पण के बारे में। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपको समझना है गोलीय दर्पण आखिरकार होता क्या है। गोलीय दर्पण आखिरकार होता क्या है, यह बात आपको समझ करके रखना है। देखिए गोलीय दर्पण जो है किसी काल्पनिक खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण वो है जो किसी काल्पनिक खोखले गोले का एक भाग होता है। अब देखिए मान लीजिए यहां पर कोई गोला है, काल्पनिक खोखला गोला है, और प्यारे साथियों अगर हम इस गोला को अगर बाहर से कलई कर देंगे, तो इसी में से एगो पार्ट बन जाएगा अवतल। अगर इसी गोला को हम अंदर से कलई कर देंगे, यानी अंदर से अगर हम इसको रजतित कर देंगे यानी कि रंग देंगे, तब यही हो जाएगा उत्तल। बाहर से कलई करेंगे, इसी को अगर हम दो भाग में बांटे, अगर इसी को हम दो भाग में बांट दे इस तरह से,
तो बाहर वाला हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी जिसको हम बाहर से रचित किए हैं वो हो जाएगा अवतल, और जिसको अंदर से रचित किए हैं वो हो जाएगा उत्तल। और प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, इस तरह से धंसल हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको कहेंगे अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। यानी ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा, ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। उभरा हो तो उत्तल और ढसा हो तो अवतल, ढसा हो तो अवतल, उभरा हो तो उत्तल। ये बात आपको याद रखना है। तो गोलीय दर्पण किसी काल्पनिक खोखले गोले का भाग होता है। अगर उसको हम बाहर से रचित कर देंगे तो बन जाएगा अवतल, अंदर से अगर रचित कर देंगे तो बन जाएगा उत्तल। ये बात आपको याद रखना है। तो गोलीय दर्पण के बारे में क्या लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण वह है, गोलीय दर्पण वह है जो किसी, गोलीय दर्पण वह है जो किसी काल्पनिक खोखले गोले का, काल्पनिक खोखले खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण वह है जो किसी काल्पनिक खोखले गोले का एक भाग होता है। ये बात आपको समझ करके रखना है। आगे समझिए, इधर आगे क्या आपको समझना है कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। पहला जो होता है जिसको कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है प्यारे साथियों उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। सबसे पहला क्या होता है, पहला है अवतल दर्पण। क्या है पहला, तो पहला है अवतल दर्पण। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, पहला को कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर क्या होता है पहले समझिए। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, अगर हम किसी मिरर को अगर इस तरह से बाहर से कलई कर देंगे तभी बन जाएगा अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, क्या होना चाहिए, धंसा होना चाहिए, तब उसको कहेंगे अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण को अगर परिभाषित करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा हो, क्या होना चाहिए, धंसा होना चाहिए, धंसा हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, तो धंसा हो, उसको क्या कहिएगा, तो उसको कहिएगा अवतल दर्पण। और आपको याद रखना है कि इसे बाहर से यह मतलब बाहर से रंगा होता है, लिखना है आपको, यह बाहर से रजतित, रजतित यानी कि रंगा होता है, यह बाहर से रजतित होता है यानी कि रंगा होता है। यानी बाहर से कलई कर देंगे तो बन जाएगा अवतल, अंदर से कलई कर देंगे तो बन जाएगा क्या, तो उत्तल बन जाएगा। अब आगे समझ लीजिए उत्तल दर्पण के बारे में। दूसरा आपको समझना है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, इसको अगर हम बाहर से कलई कर दिए तो बन गया ये अवतल दर्पण। अगर इसी दर्पण को हम अंदर से कलई कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई मिरर है, अगर इसको हम अंदर से इस तरह से कलई कर देंगे तो यही बन जाएगा उत्तल। और जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हो, क्या होना चाहिए, तो उभरा होना चाहिए। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल कहलाएगा, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल कहलाएगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं,
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, डायरेक्ट हम लिख देते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा हो, धंसा हो, धंसा में आधा सौ होता है, धंसा ने वही हिस्सा रहने दीजिए, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, क्या होना चाहिए, धंसा हो। और प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि यह अंदर से कलई किया हुआ रहता है, यानी यह अंदर से रजतित होता है, यह अंदर से रजतित होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में आप लिख सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा लिखे है कि नहीं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, सॉरी यहाँ पर उभरा होगा, उत्तल में आपको लिखना है उभरा, क्या लिखना है, उभरा लिखना है, यहाँ पर उभरा, उभरा हो, उत्तल में उभरा याद रखना है, सॉरी यहाँ पर हम गलत लिख दिए थे, धंसा लिख दिए थे, उभरा हो तो उत्तल और धंसा हो तो अवतल कहलाएगा। और ये अंदर से रचित होता है तब उसको क्या कहिएगा, अंदर से रचित हो तो उत्तल, बाहर से रचित हो तो अवतल। अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण का कभी कभी विशेषता पूछ दिया जाता है परीक्षा सब में, अवतल दर्पण का उपयोग कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो अवतल दर्पण के उपयोग को भी समझ लीजिए। देखिए तो हम गोलीय दर्पण के बारे में बता दिए कि गोलीय दर्पण वह है जो किसी काल्पनिक खोखले गोले का एक भाग होता है। अब समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग परीक्षा सब में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अवतल दर्पण के उपयोग में कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। दूसरा बात, ईएनटी चिकित्सक द्वारा रोगियों के इलाज में करते हैं। ई मतलब होता है आई यानी कि आंख, एन मतलब होता है नोज, और टी मतलब होता है टूथ यानी कि दांत, यानी नाक, उसके बाद क्या ई एन टी यानी ई मतलब हो गया आई यानी कि नाक, कान और आंख, इन सभी में जो भी उपचार में लगता है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्राय, और हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग करते ही है। क्यों करते हैं, क्योंकि नाई जो होता है अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा बड़ा जो है छवि बना देता है, वहां पर बड़ा बड़ा चेहरा बना देता है ताकि नाई को बाल काटने में जो है सुविधा हो। तो पहला प्रयोग हम लोग जो है हजामती दर्पण में करते हैं, ईएनटी चिकित्सक द्वारा रोगियों के इलाज में भी करते हैं। और प्यारे साथियों गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें भी हम लोग जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण का उपयोग भी आप लोग लिखिए लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हेडिंग में लगाइए अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग हो सकता है, परीक्षा में पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। आपको हेडिंग में लगा लेना है अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ध्यानपूर्वक समझिए अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग हो सकता है। अब ये हम आपको बताएं, सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा प्यारे साथियों हो सकता है, देखिए सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर क्या होता है हम लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे जब सौर ऊर्जा का स्रोत पढ़ाएंगे। दूसरा आपको याद रखना है सौर कुकर में, सौर कुकर में, सौर कुकर में। प्यारे साथियों सौर भट्ठी के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर भट्ठियों, सौर भट्ठियों में। प्यारे साथियों चौथा याद रखना है ईएनटी यानी कि आंख, नाक, सॉरी यहाँ पर आंख, नाक और दांत के इलाज में नहीं यानी कि रूप में, ईएनटी चिकित्सक द्वारा तो ईएनटी चिकित्सक द्वारा रोगियों के इलाज में, याद रखना है रोगियों के इलाज में।
और लास्ट में आपको याद रखना है हजामती दर्पण के रूप में हो गया, सौर कुकर के रूप में, सौर भट्टियों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है ईएनटी चिकित्सक द्वारा रोगियों के इलाज में। और प्यारे साथियों यह भी आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष को भी दूर करने में जो है हम लोग अवतल दर्पण से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष के संशोधन में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। और लास्ट में एक और बात आपको याद रख लेना है कि गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है, वाहनों का जो हेडलाइट होता है उसके रूप में, लास्ट में आपको याद रखना है वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट के रूप में। तो चलिए मौसम काफी खराब है इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का जो महत्वपूर्ण बिंदु सब होता है, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। अब मेन टॉपिक जो है जहां से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।